हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो है माइग्रेशन से रिलेटेड, कि जो माइग्रेंट्स हैं या इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनके लिए सोशल सिक्योरिटी का होना क्यों बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है उसके बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन हो जाए। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों बना रहा। जो माइग्रेंट क्राइसिस हम लोगों ने फर्स्ट लॉकडाउन के बाद देखा, जिसमें हमने बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोस या फुटेज देखी कि बहुत सारे इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स हमारे जो लेबर माइग्रेंट्स हैं, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, अपने अपने होम स्टेट्स में, होम डिस्ट्रिक्ट्स में आने के लिए अलग अलग मीन्स एंड मेथड, जिसमें बहुत सारे लोग शायद इसलिए भी परेशान हुए कि कई लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की जर्नी सिर्फ अपने फुट्स पे पैदल बेसिकली ट्रैवल की। उस चीज को देखने के बाद क्लियरली हमें लगता है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए, खासतौर से हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमारे माइग्रेंट्स काम करते हैं, उनके लिए एक रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना ही होगा। ये जो माइग्रेंट क्राइसिस रहा, ये सेकेंड वेव के बाद इतना देखने को नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट वेव सबके लिए सडन थी। प्रोबेबली वी वर नॉट गियर्ड अप एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन सेकेंड वेव थिंग्स वर मच बेटर। लोगों ने भी इतना वापस से आउट माइग्रेट करना नहीं शुरू किया जितना इनिशियल लॉकडाउन में करना शुरू किया। और ये जो क्राइसिस है, और ये क्राइसिस सिर्फ ऐसा नहीं कि कोरोना 19 था जिस वजह से ये पहली बार क्राइसिस आया है या ये लास्ट बार आया है। ये रिकरेंट टाइप का क्राइसिस हो सकता है। ये बार बार ऐसा हो सकता है जो क्राइसिस होता रहे, जिसमें बहुत सारे लोगों की, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज, इनफॉर्मल वर्कर्स, उनकी फैमिलीज की, उनकी बच्चों की, उनके एज ओल्ड पेरेंट्स की लाइफ नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। अब कुछ लेटेस्ट चेंजेस की बात कर लें तो जून 29 को जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने फाइनली अपना बेसिकली जजमेंट डिलीवर किया कि जो माइग्रेंट लेबर है, इनकी जो बुरी हालत है, इनकी जो प्लाइट है, इनके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ले। जो जजमेंट है, उन्होंने हालांकि काफी लिमिटेड स्कोप में जजमेंट दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ब्रॉड फ्रेमवर्क डिफाइन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो हमारी एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ये हमारी माइग्रेंट लेबर्स तक पहुंच सके। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं इस सुप्रीम कोर्ट के जून 29 के जजमेंट के। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्चुअली अब हमें इस चीज को, सारी गवर्नमेंट्स को प्लस जुडिशरी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इंडिया में जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनका लार्ज स्केल एक्सक्लूजन है। मतलब ये जो हमारा सोशल सिक्योरिटी नेट है, इससे बाहर रह जाते हैं। इंडिया की इकोनॉमी के अगर आप कुछ डेटा देख लें, जिसको आप इकोनॉमिक्स में कोट कर सकते हैं, या फिर सोसाइटी के पेपर में आप कोट कर सकते हैं, पॉलिटी के पेपर में कोट कर सकते हैं, एथिक्स में कर सकते हैं, ऐसे में कर सकते हैं, इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं। इंडिया की 92% रफली जो इकोनॉमी है, अभी भी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। और इस वजह से, इनफॉर्मल होने की वजह से, वहां पे जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो किसी भी एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में फॉल नहीं कर पाते। इस वजह से ना तो वो रजिस्टर कर पाते हैं, उसके अलावा जो उनकी एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो भी बहुत आउटडेटेड हो गई है, जिस वजह से उन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का वो फायदा नहीं उठा पाते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट को ऐसे सिस्टम्स लाने पड़ेंगे कि किसी भी माइग्रेंट वर्कर को सिर्फ इस बात पे बेनिफिट्स को डिनाई ना किया जाए कि उसके पास वहां का आधार कार्ड नहीं है, वहां का लोकल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। साथ ही साथ सभी माइग्रेंट वर्कर्स को गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि उनको प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। पहला ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको एक पोर्टल स्टैब्लिश करनी होगी, पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बेसिकली लेबर माइग्रेंट्स, ताकि जो हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो एक्सक्लूजन एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि फॉर्मल सिस्टम में उनका रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा या उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता, उनका उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया जा सके। और इसी क्रम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई श्रम पोर्टल को बेसिकली लॉन्च किया है, जो हमने अपने एक पुराने लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। अगर हम रफली हाफ ए डिकेड अगो की बात करें तो जो नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिसको NCEUS भी कहा जाता है, उन्होंने एक सर्कुलर बेसिकली पुट आउट किया, जिसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिसमें खासतौर से सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है इनफॉर्मल वर्कर्स, और उसमें भी सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है जो साइक्लिकल इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। साइक्लिकल इनफॉर्मल वर्कर्स मतलब हो सकता है कि यूपी या बिहार से 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए लोग हो सकता है दिल्ली में जाएं, काम करें, जब उनके लिए
यहाँ पे हार्वेस्टिंग सीजन ना हो, जब हार्वेस्टिंग सीजन हो तो फिर वापस से अपने गांव में आए, खेती बाड़ी करें, फिर जब उनका हार्वेस्ट हो जाए फिर से कहीं और जाएं, काम करें, फिर वापस आए। तो साइक्लिकल, पूरे टाइम नहीं, लेकिन जाना आना एक साइकिल में हमेशा चलता रहता है। तो एक्चुअली हालांकि इनका घर यहां है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पार्ट अपना वो कहीं और गुजारते हैं जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वहां हो सकता है उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता हो जो कि सोशल सिक्योरिटी का किसी भी कॉमन परमानेंट रेजिडेंट को मिलता होगा। अगर कुछ बात कर ले कि जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो रफली 60% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम ऑक्यूपेशनली वनरेबल वर्कर्स आउटसाइड एग्रीकल्चर को देख लें, मतलब लार्ज पॉपुलेशन। और इसी में जो NCEUS है, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उन्होंने एडवोकेट किया कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लाना चाहिए जिसमें जितने भी हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जिसमें माइग्रेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, होम वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, इनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा NCEUS ने रिकमेंडेशन दी कि इन सभी के लिए एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन भी हमें इंश्योर करना चाहिए। इसके अलावा हमें एक स्मार्ट सोशल सिक्योरिटी कार्ड इन सबको इश्यू करना चाहिए। उसके अलावा एक नेशनल मिनिमम सोशल सिक्योरिटी पैकेज जो हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, एक लॉ के थ्रू एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में इन सबको प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट ने दिसंबर 2008 में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट को ड्राफ्ट किया तो ये जो की रिकमेंडेशंस थी कि एक्चुअली नेशनल मिनिमम सोशल सिक्योरिटी पैकेज दिया जाए, इसको हटा दिया। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के पार्ट को भी हटा दिया, स्मार्ट कार्ड के प्रोविजन को भी इसमें से हटा दिया। लेकिन फाइनली अब जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उम्मीद है कि इस जजमेंट के बाद वो जो की प्रोविजंस होने चाहिए थे 2008 के हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें वापस लाए जाएंगे। अच्छा, क्या क्या इश्यूज हैं जो माइग्रेंट्स जनरली फेस करते हैं, और लेबर माइग्रेशन पर हमने बहुत डिटेल लेक्चर एक लिया है हमारे यूट्यूब चैनल के लॉन्च होने के इनिशियल स्टेज में ही। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको सारे इश्यूज पता लग जाएंगे कि लेबर माइग्रेशन एक्चुअली एक बड़ा चैलेंज क्यों है इंडिया के सामने। और कोविड-19 का जो क्राइसिस रहा उसने तो बहुत क्लियरली सभी लोगों के लिए, इवन कॉमन सिटीजन्स के लिए भी एक बहुत कंसर्निंग अफेयर को खड़ा कर दिया। अगर कोविड-19 क्राइसिस देख लें तो इसने जो जनरल कॉम्युनैलिटीज हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिकली, ऑक्यूपेशनली जो वनरेबल इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उसके साथ जो सीजनल और सर्कुलर माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके साथ क्या इश्यूज हैं, उसको सबके सामने लाके खड़ा कर दिया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं वो उनको कवर नहीं करते, उनके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। जैसे अगर आप क्राइसिस के टाइम पे देख लें तो बहुत सारे सर्वेस कैरी आउट किए गए और उन सभी ने जो वर्कर्स की कंडीशंस उसको बहुत क्लियरली आर्टिकुलेट किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जिसको आप बहुत सारी जगह कोट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए याद कर सकते हैं, द अजीम प्रेमजीज यूनिवर्सिटीज स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021। उन्होंने बहुत सारे सर्वेस कंडक्ट किए, बहुत सारी स्टडीज अपनी कंडक्ट की, और उन्होंने क्लियरली कहा कि जो हमारे इनफॉर्मल माइग्रेंट्स हैं, जो हमारे सीजनल माइग्रेंट्स हैं, जो हमारे सर्कुलर माइग्रेंट वर्कफोर्स है, वो उनका जॉब लॉस के साथ साथ उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो भी डिटोरिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इंडेटनेस, कर्जा उनके ऊपर बढ़ जाता है, और उस कर्जे से बचने के लिए, कोप करने के लिए वो फिर और भी कम इनकम, लोअर इनकम और खराब कंडीशंस में काम करने के लिए अग्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से हर साल जो हमारे मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स हैं वो वापस से पॉवर्टी में पुश हो जाते हैं। जॉब चला जाएगा तो जो इनफॉर्मल वर्कर का एम्प्लॉय है वो कहेगा पहले मैं 300 रुपए पर डे देता था, अब मैं सिर्फ तुम्हें 200 रुपए ही दूंगा। अब जिसकी जॉब चली गई हो वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलेगा 300 नहीं तो कम से कम 200 तो मिल रहे हैं, और इन ह्यूमन कंडीशंस में भी काम करने के लिए हो सकता है वो तैयार हो जाए, क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी नेट है हमारा वो इनको कवर नहीं करता, प्रोटेक्ट नहीं करता। इसके अलावा सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट जो हैं वो हमारे सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं, सीजनल माइग्रेंट्स हैं, और इसीलिए ये डिस्प्रोपोर्शनलिटी इफेक्टेड होता है पुअरेस्ट ऑफ हाउस होल्ड्स, विमेन और हमारे यंग वर्कर्स में। इसके अलावा जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फेयर प्राइस शॉप है, पीडीएस है, ये सोशल प्रोटेक्शन भी बहुत ही लिमिटेड हाउस होल्ड्स को मिल पाता है। इस वजह से जो हमने इनिशिएटिव डिस्कस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि किस तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या फेयर शॉप सिस्टम या सब्सिडाइज फूड ग्रेन का सिस्टम हम
हमारी लेबर पॉपुलेशन तक एक्सटेंड कर सके, चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट में मूव करें, काम करें। अच्छा, क्या पॉलिसी चेंजेस हैं जो हम प्रपोज कर सकते हैं, जिनको हमें लाने की जरूरत है? सबसे पहला जो हमारे पॉलिसी मेकर्स इनको कोशिश करनी चाहिए कि एक मिनिमम लेवल ऑफ गारंटीड सोशल सिक्योरिटी या सोशल प्रोटेक्शन पैकेज जितने भी इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनके हाउस होल्ड्स हैं, एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में उनके लिए लाना ही चाहिए, इनेक्ट करना चाहिए। और इस सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पैकेज में इनको एक क्लियर फ्रेमवर्क, एक क्लियर कमिटमेंट कि जो हमारे पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको इनके सोशल प्रोटेक्शन के लिए लार्जर अमाउंट्स में कमिट किया जाएगा। और इस वजह से, क्योंकि जैसा हमने कहा कि 92% हमारी इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इंडिया में जो ज्यादातर हमारी इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, उनके एम्प्लॉयर को अगर आप आइडेंटिफाई करने जाएंगे, दिहाड़ी पे काम करते हैं, आप ढूंढने लग जाएंगे किसने इनको एम्प्लॉय किया, किसी को नहीं ढूंढ पाएंगे, रजिस्टर्ड ही नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर है। इस वजह से जो ये मॉडल है हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल इंश्योरेंस फ्रेमवर्क, कि भाई आप अगर फॉर्मल सेक्टर में है, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के लिए काम करता हूं या एक रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूं, तो जो हमारा पेंशन स्कीम है, ग्रेचुटी स्कीम है, उसमें कुछ मैं कंट्रीब्यूट करता हूं और मैचिंग या उससे ज्यादा हो सकता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे, और वो एक फंड में डाल दिए जाएंगे, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जब आप रिटायर होंगे या आप ग्रेचुटी विड्रॉ करने जाएंगे, अच्छा खासा पैसा आपको मिल पाएगा। लेकिन उसके लिए आप फॉर्मल सिस्टम में होने चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। जब 92% इकोनॉमी इनफॉर्मल है, जिसका कोई रजिस्टर्ड या आइडेंटिफाइबल एम्प्लॉयर है ही नहीं, तो ये जो कंट्रीब्यूशन वाला सिस्टम है कि 10 रुपए मैं डालूं, 10 रुपए गवर्नमेंट डालेगी, तो आप तो 10 रुपए डाल देंगे, आपका मैचिंग कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? तो ये जो हमारा बेडरॉक है सोशल इंश्योरेंस फ्रेमवर्क का, कंट्रीब्यूशन बेस्ड, ये इनफॉर्मल सेक्टर के लिए काम नहीं करेगा। इस वजह से हमें ज्यादा पब्लिक रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स को, हमारे माइग्रेंट लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हमें सोशल प्रोटेक्शन में बेसिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा हेलीकॉप्टर मनी की जगह। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब आप एक बार उनको पैसा दे दीजिए कि हर महीने तो हम 1000 रुपए दे देंगे, तो 1000 रुपए हो सकता है इफेक्टिवली यूटिलाइज ना हो। हमें क्लियरली सिस्टमैटिक ऐसा प्लान, ऐसा लॉ, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो उनको सिस्टमैटिक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। इस वजह से अगर हम ऐसा कर पाएंगे, अगर हम इन्वेस्ट कर पाएंगे जो हमारे वर्कर्स उनकी प्रोडक्टिविटी में, उनके इक्विटेबल ग्रोथ में, तो उनको उनकी फैमिली के अलावा जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे कंट्री की प्रोडक्टिविटी, हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी है, वो भी कई गुना बढ़ पाएगी। अगर आप यूएन की बात कर लें, यूनाइटेड नेशंस की, तो 2009 में ही यूएन ने सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर इनिशिएटिव स्टार्ट किया, लेकिन जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ 2009 का, तो उसके बाद बहुत ज्यादा ये टेक ऑफ नहीं कर पाया। जो एडवाइजरी कमिटी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कोई, जिसमें इंडिया भी बेसिकली अपनी लेबर सेक्रेटरी से प्रेजेंट करता है, उसमें भी ILO ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग रैशनल बेसिकली प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से अगर हम एक यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर इनिशिएटिव हर कंट्री में रोल आउट कर पाएंगे, तो इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे भी या कोविड-19 जैसे क्राइसिस के टाइम पे भी हम बेसिकली अपने लेबर माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो ILO है, इन्होंने रेकमेंडेशन 202 ऑन सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स को बेसिकली अडॉप्ट किया एट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इन 2012। क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है कि अगर हम सच्चाई देखें तो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है, इस क्राइसिस से पहले ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने कभी सोशल प्रोटेक्शन किस तरीके से, हम अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाएं, या एक लेजिस्लेशन कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज कैसे लाएं सोशल प्रोटेक्शन का हमारे लेबर माइग्रेंट्स के लिए, किसी ने वास्तव में सोचने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब अगर आप देखें और पिछले कुछ साल का अगर आप ट्रेंड देखें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर रहा है ज्यादातर सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में, वो लगातार हमें घटता हुआ दिखाई देता है। ये 2008-9 में जीडीपी का 1.96% हुआ करता था, जो 2013-14 में घट के सिर्फ 1.6% रह गया, और 19-20 में कितना होगा, 1.28%। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को अब ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर का, हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, उसको रिवर्स हमें शायद करना होगा। मतलब गवर्नमेंट को जो पुअर हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल बेसिकली सेक्टर है, उनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, उनकी ट्रेनिंग पे ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, उनके लिए सिस्टम्स बेसिकली हमें बनाने होंगे। और उनको, हमें हो सकता है कि गवर्नमेंट को यह भी सोचना पड़े कि हमें राइट टू सोशल सिक्योरिटी
एक बेसिक राइट हमें हमारे हर सिटीजन के लिए इंश्योर करना होगा। और ये जो राइट टू सोशल सिक्योरिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉवेनेंस हैं, उसके अलावा आईएलओ की जो रिकमेंडेशन है 2012, जो 2012 में बेसिकली इन्होंने अडॉप्ट की, उसमें भी ये राइट टू सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इनहेरेंटली इनबिल्ट है। इसको भी इंडिया में अब रोल आउट करने का टाइम आ गया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।